नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी अनिका पुस्तक कक्षा 7वीं के लिए जो सरोजनी पाठ हमने पढ़ा था, सरोजनी नायडू, उसी का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो निरंतर बने रहिए मेरे साथ। तो आइए करते हैं उसका अभ्यास। पहले हम उसके शब्दार्थ जो हैं वो आए हुए हैं, कठिन शब्द वो पढ़ेंगे। काव्य लेखन, कविता का लेखन स्वर्गिक होता है। स्वर्ग का साहित्यकार, लेखक या कवि। सार्थकता, उपयोगिता, प्रकाशित, छपी हुई, सम्मिलित, शामिल, समालोचक, यह गुणों, गुण दोष के विवेचक, सौगात, भेंट, अंत प्रांतीयता, दो या दो से अधिक, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अंतर्जातीय, दो या दो से अधिक जातियों, और पुनर्जीवित, फिर से जीवित होना, संबोधित, किसी विशेष की ओर लक्ष्य करके बोलना, उत्तराधिकारी, वारिस, समृद्ध, वैभवशाली, चिरनिद्रा, मृत्यु, ओतप्रोत, भरा हुआ, क्षुधा, भूख। अगला जो प्रश्न है ये है, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, नन्ही सरोजनी अपनी माँ से बार बार क्या आग्रह कर रही थी? तो नन्ही सरोजनी अपनी माँ से अपनी लिखी कविता सुनने का आग्रह कर रही थी। लिखी में खी बड़ी आएगी भाई, ध्यान रखना। ये माता पिता की कौन कौन सी बात सत्य सिद्ध हुई? तो अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजनी के मुख से इतनी सुंदर व सुरीली कविता सुन करके माता पिता गदगद हो गए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा था, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी लगती है। यह बात सिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से सरोजनी नायडू का परिचय किससे हुआ? उन्होंने सरोजनी को क्या सुझाव दिया? तो इंग्लैंड में उनका परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमस गास से हुआ था। उन्होंने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देख करके भारतीय समाज को ध्यान में रख करके कविता लिखने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत आश्चर्यचकित होकर रह गया था? तो वह द गोल्डन थ्रेश हॉल्ड नामक पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत आश्चर्यचकित रह गया। साहित्यकारों और समालोचक, सारे समाचार पत्रों ने एक स्वर में उनकी प्रशंसा की और भारत ने भी इस सफलता पर सरोजनी का अभिनंदन किया। अगला प्रश्न है, सरोजनी के राजनीतिक जीवन पर एक अनुच्छेद करें। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद उनका कविता लेखन कार्य धीमा पड़ गया था, लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वह आज भी विद्यमान है। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर के सुना करते थे। वे पर्दा प्रथा पर प्रहार और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि मुद्दों को लेकर के देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर के गई। सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इस समय गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा कि पहली बार एक भारतीय महिला को सबसे बड़ी सौगात मिली है, अतः भारत के लिए यह सुनहरा दिन है। दिन भी आया जिसकी लोगों को वर्षों से भी प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और श्रीमती सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर का जो भार है वो सौंपा गया। उन्होंने नारी मुक्ति और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी और गांधी जी की मृत्यु का जो आघात उनके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 1 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे भारत को किला सदा के लिए मौन हो गई। सरोजनी नायडू ने
जो जीवन भर विभिन्न रूपों में देश की सेवा की, उसके लिए हम भारतवासी सदैव उसके ऋणी रहेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रस्तुत पंक्तियां स्पष्ट करें। गुरु मेरे नेता, मेरे पिता, मेरी अंतरात्मा शांत होकर के विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख अस्थियां गतिमान हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवित रहे जैसे उत्साह से परिपूर्ण हो जाएं कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर के पुनः जीवित हो उठे। अगला है इसका, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सरोजिनी नायडू की गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है। इन पंक्तियों के माध्यम से सरोजिनी कहती है कि गांधी जी की हत्या देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। यदि हम गांधी जी के लक्ष्य कदम पर आगे बढ़े तो उनका सपना साकार ही हो उठेगा और वे हमारे बीच न होना, वे भी सदा सदा के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। वाणी का वरदान। तो सरोजिनी नायडू को वाणी का वरदान मिला हुआ था। उनकी आवाज़ में मधुरता और मिठास भरी हुई थी। यश रूपी शरीर गांधी जी यद्यपि आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका यश रूपी शरीर आज भी हमारे बीच में प्रस्तुत है। अगला जो है शब्द बोध, इसमें पाठ में आए हुए ये और इक शब्द वाले शब्दों की सूची बनाइए भाई। तो ये वाले हैं अंतर प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, और इक वाले हैं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक। अगला है, निम्न शब्दों के शब्द बना करके लिखिए। तो राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय, और प्रांत का प्रांतीय, अंतर का अंतर्देशीय, और राज्य का राज्यीय, है ना। राज्य, अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय, अंतरप्रांतीय, ठीक है। और उस तरह ज़्यादा है ना, ज़्यादातर हो जाएगा, लघु लघुतर हो जाएगा, उत्तरोत्तर हो जाएगा। अगला जो इसमें प्रश्न है भाई, वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि मैंने करके दिखा रखा है आपको, रे प्लस में ए प्लस में कै प्लस में से प्लस में ए प्लस में कै प्लस में ए रक्षक है। उसी तरह से प्रतिजा है, प्रे प्लस में रे प्लस में तय प्लस में छोटी ई जय और ये और ए। तो इस तरह से ये जो है ना, हमने इनको विभाजित तो कर दिया है। तो आप इसको अपनी पुस्तक में अच्छे तरह से कर लें। निम्नलिखित विशेष शब्दों के विशेष शब्द बनाइए। कवि, कविता को कवि हो गया भाई, कंठ कंठे हो गया, स्वर स्वरबद्ध हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, बातचीत बात, और अध्याय का अध्ययन हो जाएगा, कविता का कविताएं हो जाएगा, और मैत्री का हो जाएगा मित्र। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जापान ई जापाने, लिख आई लिखाई, बन आवट बनावट। इन शब्दों में ई आई आवट प्रत्यय जो है प्रत्येक शब्द के प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ करके उपयुक्त होते हैं। वे अलग से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे परिश्रम ई परिश्रमी, सज आवट सजावट, पढ़ आई पढ़ाई, और उपयोगी उपयोगी, लिख आवट लिखावट, लड़ आई लड़ाई। तो विद्यार्थियों, ये छोटा सा अभ्यास था सरोजिनी नायडू का, जो हमने
पढ़ लिया है। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट रेडियो पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।